$6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में। आई थिंक आवर लेटेस्ट फोरकास्ट इज रफली अबाउट $200 मिलियन। करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2 मंथ इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, अ लिटिल ओवर $9 बिलियन। और ये बहुत बड़ी एक चीज है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट। खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई है मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं और वो मैं माफ करता हूं, लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का अदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी कि डायलॉग को आगे महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज हो गया और पिछले पूरे साल के अंदर जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी वो इसके अंदर आ चुकी है और उस पर डिबेट भी इस वक्त जारी है। कल बजट आएगा। अब सवाल ये है कि ये जो बजट होगा ये अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा, और पाकिस्तान की जो माशी कारकर्दगी थी एक साल में वो कैसी थी, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज डिक्लेयर कर दिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएँ। ये किससे दरख्वास्त कर रहे हैं और क्या दरवाजे खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते, और इमरान खान साहब किसको माफ़ कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और हमारे साथ डॉक्टर फ़रक सलीम साहब हैं, माशी माहिर हैं। अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर फ़रक सलीम साहब से स्टार्ट। डॉक्टर साहब, ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपने देख लिया, तो पाकिस्तान की एक साल की जो माशी कारकर्दगी है वो आपके सामने है, तो अब आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि ग्रोथ जो है वो 2.4 तक पहुंच चुकी है, जो जाहिर है कभी नेगेटिव होती थी, तो ये, और दूसरा गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि माशी तौर पर हमारा ट्रैक अब दुरुस्त है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से चौधरी साहब मिली जुली पिक्चर है, उसमें अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबर है, जो टारगेट फिक्स किया था मेरे ख्याल है कि $30 अरब का टारगेट था, वहां पे हम पहुंच जाएंगे। जो टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट था कोई 9,400 अरब का, उसके भी बहुत करीब हैं, पहुंच जाएंगे। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो आप समझिए कि चमकता हुआ सितारा सारे खेल में है, वो हद सेट किया था 3.5% का, वो 6% पे चले गए हैं। इंपोर्ट को चाहे मसनूई तरीके से, लेकिन उसके ऊपर कैप कर लिया गया, उसको रोक लिया गया है। 58 अरब का कहीं टारगेट था, मेरे ख्याल है 55 अरब के करीब कहीं इंपोर्ट जो आती हुई नजर आ रही। जो खतरे की घंटियां हैं उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खतरे की घंटी है पब्लिक डेट, जो कौमी कर्जा जात। अब आप अंदाजा कीजिए कि 1999 में चौधरी साहब उस वक्त हमारा जो कौमी कर्जा था वो 4,000 अरब का था। आज हम बैठे हैं 71,000 अरब पे, यानी कि एक साल में इतना कर्जा ले लेते हैं जो टोटल कौमी कर्जा था 1999 में। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और दूसरी का आपने जिक्र किया कि जो ग्रोथ रेट है माशी तरक्की का, वो हद कोई 3.5% था और बताया जा रहा है कि 2.4 पे आएगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बुरी खबर है, कुछ 3.5%, 3.4% का टारगेट रखा गया था और वो 1.2 पे आए। तो मिली जुली सी पिक्चर है। 3 महीने जो गुजरे हैं अभी, उसमें कुछ हौसला अफजा इशारे सामने आए हैं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ 3 महीनों के आदाद-ओ-शुमार के बेसिस के ऊपर एक सस्टेनेबल ग्रोथ आ गई है या एक बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर नजर आने लगी है, मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये होगा कि आप तजवीज़ देंगे वज़ीर ख़जाना को क्या करना चाहिए, कि उसके पास ऑप्शंस क्या है, लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं शौकत पाश साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पाश साहब, ये अब माशी तौर पे कहा जाता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर फेस में है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और ऐसा लगता था जैसे डिफ़ॉल्ट कर देगा, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट से तो बाहर आ गए और IMF जो है वो भी मुतमईन है, आलमी बैंक भी मुतमईन है, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि 2 से नीचे ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ 2 से ऊपर गई है। तो मेरा ख्याल है इकनॉमिक वजूहात से अब हम राइट ट्रैक पे हैं। थैंक यू सो मच। अगर गुज़श्ता 3-4 साल का कंपेयर किया जाए फिर तो
वो कभी था खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है जी, डिफॉल्ट की आपने खुद बात कर दी, तो वी आर नो मोर ऑन दैट ब्रिंक। हम उससे सिर्फ यह है कि बच गए, बल्कि हम उससे खासे आगे निकल गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि ये कहा जाए कि बिल्कुल हम सिक्योर हो गए, वो सूरत हाल नहीं है। मसलन कोई लैंडर अभी हाथ खींच ले, ठीक, सही बात, या कोई रोल ओवर करने से इनकार कर जाए, तो जो हम दावा अपने करते पैसे हैं, वापस मांग ले, वह पैसे वापस मांग ले, तो फिर वो हमारे लिए मसला बन जाएगा कि हम क्या करेंगे। इसलिए वो कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक के रखने वाली बात है। बजट ठीक है, कल आ रहा है, लेकिन रिलीफ की जो आप बात कर रहे हैं, या मैं सोचूं जो बजट बनी IMF की कंडीशन में रहा है, तो मैं उससे विल बी वेरी नाइव टू एक्सपेक्ट कि मुझे रिलीफ मिलेगा। मुझे मीन पाकिस्तानी शहरियों को टैक्सेस, GST फलां चीज़ पे बढ़ना है, फलां चीज़ पे बढ़ना है, खुदा करे ऐसा ना हो कि 10% GST आप खुराक पे, अद्वियात पे, स्टेशनरी पे अगर ये मान लिया जाता है, क्योंकि 3,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस, वो 900 से 1200 की बात है, वो करने हैं। तो लिहाजा एक टफ सिचुएशन है, लेकिन तसल्ली की बात इतनी है कि वो जो एक तलवार थी, कम अज कम उससे हम थोड़ा सा वो तलवार खिसकी है, दूसरी तरफ चली गई है। वो श्रीलंका वाली जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2022 जो अप्रैल के बाद का सिनेरियो था, उसमें तो शायद ख्वाहिशात भी थी कि ये पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर वो IMF जैसे नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने वो पहले वाला प्रोग्राम मुकम्मल किया, अब दूसरा आ रहा है। इसलिए इशारिये जिसको कहते हैं वो बेहतर हैं, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ सम ग्रे एरियाज। बिल्कुल ठीक। अब काज़मी साहब आप फरमाइएगा सर, ये हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या अगर फर्ज करें इमरान खान साहब होते तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती, हमारे पास पैसा आ जाता, और अब क्योंकि जेल के अंदर बैठ के भी और सारी PTI ये कह रही है कि जी बड़ा बुरा बजट बन रहा है, तो अगर ये PTI की गवर्नमेंट होती तो इससे अच्छा बजट हो सकता था? देखिए, जो भी अपोजिशन में होता है, आज तक हमने नहीं सुना कि 76 साल में कभी किसी ने कहा कि ये हुकूमत बड़ा अच्छा बजट बना रही है। वो हमेशा तनकीद ही करते हैं। लेकिन आज अगर हम 2.4% को तरक्की की शरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर 6% पे तो हमें भांगड़े डालने चाहिए स्टूडियो के अंदर के। जनाब उस दौर में तो 6% थी, वो भी 3 साल पहले की बात है ना। तो मसला ये है कि यहाँ पे इकोनॉमी को अगर आप देख लें कि अगर कहा जा रहा है कि हम डेंजर जोन से बाहर निकलें, किस बुनियाद पे बाहर निकलें हम? क्या पाकिस्तान के अंदर FDI में इजाफा हो गया जब से SIFC बनी है? बता दें, हुकूमत अदादोशुमार शेयर कर दे कि जनाब इतने अरब FDI है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, इतने डॉलर्स आए। उसके साथ साथ बता दें, हुकूमत जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, GDP टू इन्वेस्टमेंट रेशो चौधरी साहब 50 साल की तारीख का लोएस्ट पे हम आ चुके हैं। 13% में, जो 1973 में था, साने 1971 के 2 साल बाद जिस पोजीशन पे हम थे, आज इन्वेस्टमेंट की वो सूरत हाल है। तो इन 2-3 सालों में इन्होंने किया क्या? अब तो देख रहे हैं, ये हुकूमत 2022 से ये हुकूमत है। बीच में निगरान आए थे, वो भी इनकी एक्सटेंशन थे, उस निगरान में से भी अब माशाल्लाह दोबारा वफाकी हुकूमत में लोग आ गए। तो मुझे तो कहीं पे भी वो सेफ और सिक्योर सिचुएशन नजर नहीं आ रही। हाँ, ख्वाहिश हमारी जरूर है कि ऐसा हो, और वो तब ही होगा जब कुछ बुनियादी चीजें होंगी। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पाकिस्तान की इनकम में इजाफा होगा। दूसरों से मांग के जाके दूसरों की तारीफ करना कि दोस्ती हमारी कुएं से भी गहरी है और आसमान से भी ऊंची है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर जगह पे जाके हम दूसरों की अजमत का जिक्र करते हैं, और अपना जो है वो उस थोड़ा सा उनसे कहते हैं मेहरबानी और अपनी अजमत को बहाल करने की जरूरत है, अपना लेवल ऊंचा करने की जरूरत है। दोस्तों, माशाल्लाह हमने 2-3 सालों में जितनी दोस्तों की तारीफ सुनी है हर मुल्क की, माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म जो करते हैं, मैं तो बहुत मुतासिर हूँ तमाम दोस्तों से। नहीं मुतासिर तो अपनी कारकर्दगी एज ए पाकिस्तानी, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, हमें अपनी कारकर्दगी थोड़ी सी ऊपर करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास एक सवाल है कि जो पहले मैं आपके पास छोड़ के भी गया था, कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम अपनी इज़हार कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों की मेहरबानियों से अपने आप को निकाल कैसे सकते हैं? लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? और मुझे यूं महसूस होता है कि पिछले 25-30 साल में हमने अपनी एक एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप कर ली है, और वो है मांगने की, और उसमें हम कसर कोई नहीं छोड़ते। वैसे तो जब 2 चीजें हैं, पहली बात तो यह है कि
आईएमएफ से मांगना और आईएमएफ से तवक्को रखना, ये आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ कि उसने मुल्कों की मईशत को दुरुस्त सिमत पे लगाना है। ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं ये अपने मैंडेट के ऊपर चलते हैं, अपने आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर चलते हैं। 78 साल तारीख गवाह है कि आईएमएफ ने किसी भी मेंबर मुल्क को माशी तंदुरुस्त बनाना या एथलीट बनाना उसने करके नहीं दिखाया। उसके पास कोई सक्सेस की एग्जांपल 78 साल में नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये उसका मैंडेट नहीं, ये हमारा अपनी सियासी क़यादत और माली क़यादत का मैंडेट। दूसरी, आप इंसानी तारीख देख लीजिए, हर मुल्क जो है इट्स फॉर इट्स ओन, वो अपना मुफाद देखता है, उसने किसी दूसरे मुल्क को या दूसरे मुल्क की मईशत को सीधा करना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं। ये गेम चेंजर जो है ये मुल्क के अंदर जब तक नहीं होगा, ये चीन हो जाए, ये सीपैक हो जाए, ये सऊदी हो जाए, अमेरिका हो जाए, आईएमएफ हो जाए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, अब आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। चौधरी साहब, मैं पला बड़ा हूं फैसलाबाद में, और जब मैं वी वर ग्रोइंग अप तो उस वक्त टांगे बड़े हुआ करते थे वहां। तो मुझे याद ये आता है कि आप अगर घोड़े को पीछे लगा दें टांगे के तो वो मामला चलता नहीं है, घोड़ा आगे होना। हमारे यहाँ सारा का सारा फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन में है, टैक्स नेट बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन करनी है। आपने घोड़े को पीछे रखा है और टांगे को आगे लगाया हो। देखिए, जब तक फोकस ग्रोथ के ऊपर नहीं होगा उस वक्त मामला कुछ नहीं बनता। ऑप्शन हमारे पास यही है कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाएंगे, केक के साइज बढ़ेगा, जैसे ही केक का साइज बढ़ेगा तो उसमें जो एक स्लाइस कमाएगा तो देगा ना डॉक्टर साहब। वो कह रहे हैं कि तुम कमाओ नहीं लेकिन हमें देते रहो, तो कैसे देगा बेचारा। आप सोचिए कि कोई 40% कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाते हैं, यानी कि माल कमाना, कंपनीज के लिए आमदन कमाना गुनाह हो गया है इस मुल्क के अंदर। अगर 50% आपने टैक्स लगा देना है कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर तो वो कंपनी तो पाकिस्तान नहीं ठहरेगी। अब हम कह रहे हैं या अफवाहें आ रही हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि दुनिया में 193 ममालिक हैं, आपने कोई 50% का टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रखा है। मुझे नहीं याद आता कोई एक आधा अफ्रीका का मुल्क है कैमरून जैसा जिसमें 50% टैक्स है, बाकी दुनिया में कहीं 50% टैक्स है। अब अगर आप 45% पर्सनल इनकम टैक्स ले जाएंगे तो फिर जो ऑलरेडी जो अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग हैं, जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, वो ये टैक्स नहीं देंगे, वो किसी और मुल्क में जाके अपनी टैक्स की रेजिडेंसी कर लेंगे। तो टैक्स के ऊपर फोकस जो है ये, जिसको वो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में सीक्वेंसिंग ऑफ रिफॉर्म, अगर आपने रिफॉर्म लानी है तो पहले ग्रोथ के हवाले से लाएं, ये टैक्स के ऊपर सारा फोकस जो है ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। साहब, दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने आज आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ना पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम हो सकता है ना सियासी तौर पे मुस्तहकम हो सकता है। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, और ये वो यू टर्न है जो अच्छा यू टर्न है, इसका ज़ाहिर फ़ायदा होगा पूरे पाकिस्तान को। मना किसने किया था? अगर ये आज समझ आई है तो इट मीन्स आपने फिर 3, 4, 5, 6 साल या 2011 के बाद जो कुछ किया आपने तो बड़ा नुकसान किया। आपने तो इस मुल्क की जड़ें काटी, यानी वो फलां आ रहा था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने आना था, आपने पूरा पाकिस्तानी ब्लॉक करवा दिया, जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरना था ब्लॉक करवा दिया। यानी इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मैं कहूँ बैठ के कि हाँ बड़ा अच्छा फैसला किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी फिर? और जब आप नहीं मुज़ाकरात करना चाह रहे थे उस वक्त आपके ज़हन में ऐसी क्या बात थी जो आज चेंज होगी? ये मेरे लिए तो ये चोर थे, डाकू मेरे थे। लिए तो ये सवालात ज़्यादा अहम है ना, कि आप कह रहे थे कि नहीं हमने तो इधर वो क्या है कि कुकर फट रहा है, प्रेशर कुकर, तो पता नहीं प्रेशर कुकर क्यों फट रहा था। फिर आपने कहा कि माली से बात करेंगे या चौकीदार से बात करेंगे या मालिक से बात करेंगे। तो आज क्या वो मिल्कियत हो गई या चेंज हो गई या के शुफा था कहीं से वो आ गया? तो बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बात है मुज़ाकरात, लेकिन फिर भी सवाल है कि आप मुज़ाकरात के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या आप फिर कहेंगे कि हमें हुकूमत दे दी जाए तश्तरी में रख के, वो 180 सीटों वाली जो बात है?
या आप अदालत से बाहर आप रिहाई चाह रहे हैं, क्योंकि वो फैसल करीम खान कुंडी आज कह रहे थे कि एनआरओ मांग रहे हैं, कल जो ये कहा करते थे आज वो वैसे गौर खान ने वजाहत की है कि इसे एनआरओ ना समझा जाए, उन्होंने कहा एनआरओ ना समझा जाए ऐसे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा एनआरओ, ठीक है, क्योंकि अदालतें माशाल्लाह इतनी जेनरस हो चुकी हैं, धड़ाधड़ जमानतें मिल रही हैं। मैं बिल्कुल एनआरओ नहीं मान रहा इसको, ना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा तो सवाल यही है ना कि हम कहते थे कि आप प्लीज बैठें। हम 25 मई वाले लॉन्ग मार्च वाले दिन भी कह रहे थे कि आप प्लीज न करें, अभी तशरीफ रखें 31 को वो है। हम ये भी कह रहे थे कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये बिल्कुल आईनी तकाज़ों के तरीक़ाकार के मुताबिक आई है, और आपने असम्बली तोड़ी, उस रात सूरी साहब ने तोड़ी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 लगाए पे बाकायदा उस हुकूमत ने नहीं लगाया। चले अच्छा किया, आर्टिकल 6 का जो स्पिरिट है वो किसी और पर्पस के लिए है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मैं जरूर ये बात करना चाह रहा हूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, मैंने जनाब खान साहब की महमूद खान अचकज़ई के बारे में गुफ्तगू भी सुनी हुई है, इवन गद्दार तक कहा उन्होंने, पूरी रेजोनेंस आती है ना। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जितना अच्छा रिलेशनशिप मियां नवाज शरीफ का और अचकज़ई साहब का आपस में, ये मुज़ाकरात भी वही करवाएंगे, याद रखिए। मैं वही कह रहा हूं, दोनों साइडों से वो अचकज़ई साहब जाए। मैं एग्जैक्टली वही इशू एड्रेस कर रहा हूं कि जो ताल्लुक महमूद खान अचकज़ई साहब का मियां नवाज शरीफ के साथ जितना अच्छा है, इतना शायद अचकज़ई साहब का बानी पिटे खान साहब के साथ नहीं है। तो मुझे तो खुशी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते रहे बड़ा अरसा कि मियां नवाज शरीफ को ये लीड करना चाहिए मुज़ाकरात का अमल, उधर से अचकज़ई साहब, इधर से मियां नवाज शरीफ साहब अगर वाकई ये डायलॉग करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकलेगा। हाँ, क्या खान साहब अचकज़ई साहब के किए हुए मुज़ाकरात के नताइज को तस्लीम करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन मार्क मेरा ज़रूर है। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, अब इमरान खान साहब ने माफ़ करने का ऐलान कर दिया, लेकिन माफ़ किसको कर रहे हैं, ये एक सवाल है। वैसे देखिए, वो तो बार बार उनके कहते हैं, एक सियासी बयान है, वो अब किसको माफ़ करना है, वो किस पोजीशन में उन्होंने माफ़ करना है ये नहीं करना, लेकिन बात वहाँ से जहाँ पे प्राचा साहब ने ख़त्म की कि मुज़ाकरात कौन करेगा, अचकज़ई साहब जो सियासी इत्तेहाद है, और इस चीज़ का फैसला 2 हफ्ते पहले अचकज़ई साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था और उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। वहाँ पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें नवाज शरीफ साहब से बात करनी चाहिए और हम तहरीक इंसाफ को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उमर अयूब साहब के घर, उमर अयूब साहब के घर पे, वहाँ पे असद कैसर साहब भी थे, और ये बार बार ये बात आई कि हमें बात करनी चाहिए और ये हमारे जो है मुतालबात हैं और नवाज शरीफ साहब इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो हम अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई तहरीक इंसाफ जाके मियाँ साहब से बात नहीं करी, जो एक सियासी इत्तेहाद है जिसकी सरबराही अचकज़ई साहब करेंगे, इस तरफ से हो सकता है आगे जाके मौलाना साहब भी उसके अंदर शामिल हो जाए। बातचीत तो जरूर होनी चाहिए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए, आप बातचीत करें और मसाइल को हल करें, लेकिन क्या इस बातचीत से मसले का हल निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल। जो लोग दूसरों की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, उनकी जमहूरी सोच है, आप उनसे ये सोच किस तरह सकते हैं कि आप उनसे बात करेंगे? लेकिन फ्यूचर के लिए आपको करना पड़ेगा ना सर। आप ये सोच लें कि अगला इलेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, हो सकता है वो 2 महीने बाद करवा दें आप, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन भी ऐसा ही होगा, फिर कहां स्टैंड करेंगे आप? कैसे आप, मतलब देखें, इसमें अकल मंतक कोई चीज मानती है कि एक शख्स उसका हक ही नहीं है, ये वो कब्जा करके एक जगह पे बैठा हुआ है और वो जिस तरीके से आया है, जो उनका मैंडेट है, उसके ऊपर क्या आप इन्हीं चीजों पे तो मुज़ाकरात होंगे? इन चीजों पे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे ना, तो फिर मसला खत्म हो गया। वही ना, यही मैं उधर ही, ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, उसके बाद ये अपना इलेक्शन कमीशन लगा के कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट करवा के दोबारा इलेक्ट हो जाएगी। अभी आप देखें ना कि ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहा था, आपने तो उसका निकाह भी खत्म कर दिया। ये जो 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के, उसमें जो मजाक हो रहा है इस कौम के साथ कि पहले खड़े होकर नून लीग के एमएनएज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फॉर्म 45 लहराई और कहा कि यह मामला ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम नहीं है। यह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे की गई। जब ट्रिब्यूनल में गया, कहा हमें उस पर जो एतराज है, और वो निगरान सदर
जो मतलब कायम मुकाम सदर जिसका अपना मामला ट्रिब्यूनल में पड़ा, उसने रातों रात ऑर्डिनेंस निकाला और रिटायर्ड जज साहबान को बीच में कहा कि जी वो अब आ रहे हैं। तो ये इन लोगों की मुज़ाकरात करने की, आपको लगता है कि ये सीरियस है हुकूमत? ये तो मुज़ाकरात करेंगे और अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे उसका मतलब है ये घर जाएंगे। तो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात किसी और से होने चाहिए। मुज़ाकरात तो होने का कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकरात तो देखें ये उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब हुकूमत में थे, मरियम बीबी कहती थी तुम्हारे से तो लड़ाई नहीं है, तुम्हें लाने वालों से है। मियां साहब भी कहते थे इमरान खान साहब तो मेरी लड़ाई नहीं है, वो जनरल बाजवा से और जनरल फैज से जवाब मांगते थे। अब वो जब इमरान खान 10 महीने से जेल में है तो मियां साहब ने उस दिन क्या पता नहीं ऐसी वो जारहाना तकरीर की, तो मुझे तो चंगेज खान याद आ गया, टोटल इमरान खान के खिलाफ, टोटल इमरान खान के खिलाफ। एक बीच में उन्होंने जनरल साहब का नाम लिया, वो जिस तरह दाल के ऊपर तड़का नहीं लगाते थोड़ा सा, उस तरह बीच में उन्होंने ज़हीरुद्दीन इस्लाम का नाम ले लिया। भाई आपकी हुकूमत है, चलाएं मुकदमा उनके ऊपर, बुलाएं सबको, खड़ा करें कटहरे में। आज किधर गई आपका इनकलाब? तो मसला यह कि जो हुकूमत पे जिस तरीके से आए हुए हैं उनकी इतनी है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुज़ाकरात से कोई फायदा हो। अच्छा फरज अली साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, और सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं है और ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आता, तो ये जो बजट बन रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये कहां स्टैंड करेगी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये एक रुझान है या एक राय है या एक ख्याल है कि ये जो स्टेबिलिटी आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि इमरान खान साहब जेल में है, और अगर वो जेल से बाहर होते तो यहां तक भी पाकिस्तान की इकॉनमी ने नहीं पहुंचना था। अब सवाल ये है कि अगर ये टेम्परेचर डाउन नहीं होता, इमरान खान साहब और गवर्नमेंट इकट्ठी नहीं बैठती, कोई एक मुत्तफिका लाएअमल तय नहीं होता, तो फिर ये जो थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है ये कहां स्टैंड करेगी? तो सर पहली बात तो यह है कि हुकूमत को मैं समझता हूँ पीटीआई की तरफ से कतन किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। उनको अगर खतरा है तो वो मईशत की तरफ से हो सकता है, महंगाई की तरफ से हो सकता है, जो एक्चुअली कम होती चली जा रही है, और उसके साथ साथ खतरात भी मैं समझता हूँ कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, आपने सबने बैठ के बेतहाशा बहुत सारे दलाइल दिए जो हकायक की बुनियाद पे दिए। ये हकायक की जंग नहीं रही 24 तक, ये जंग है परसेप्शन की, और इस परसेप्शन की जंग के अंदर जो जंगी हथियार है वो है यूट्यूब और वो है व्हाट्सएप। तो 13 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कोई 7 करोड़ जो है वो यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, 7 करोड़ व्हाट्सएप के ऊपर है। ये जो नए जंगी हथियार हैं जिससे परसेप्शन क्रिएट करना है, हकायक चाहे जो भी, ये सिर्फ एक ही सियासी जमात है पाकिस्तान के अंदर जो नए जंगी हथियार का इस्तेमाल सीख पाई है और कर रही है। अब उसकी खुशकिस्मती समझ लीजिए, आपकी मेरी बदकिस्मती समझ लीजिए कि वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको वो नए जंगी हथियार इस्तेमाल करना नहीं आते। अब आप सोचिए कि महंगाई हकीकतन कम हुई है, कोई 40% से 11.8-12% पे पहुंच गई है। हकीकतन 15 किलो का जो बैग है आटे का उसमें 1500 रुपए की कमी आई है, चावल की कीमत में कमी आई है, पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर कम हुई। लेकिन जो परसेप्शन है अवाम के अंदर वो ये है कि मईशत ठीक नहीं जा रही, कि हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही मईशत। तो जंग है परसेप्शन की 24 तक, और वो एक ही सियासी जमात है पाकिस्तान में जो वो जंग लड़ना जानती है और नए जंगी हथियार भी इस्तेमाल करना जानती है। ठीक, अब सवाल डॉक्टर साहब ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि परसेप्शन को तब्दील किया जा सके, क्योंकि परसेप्शन बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और फिर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर परसेप्शन की वॉर लड़नी है तो फिर आपको जो नई टेक्निक्स हैं, जो नए जंगी हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। ये जो पैट्रोनेज पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, इस साल का बजट आप खोल के देखिए, उसमें कोई 70-71 अरब रुपया इन्होंने SDGs के लिए, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद में कोई 22 करोड़ रुपया पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के लिए हर MNA के लिए आ रहा है। अब अगर 5 साल की हुकूमत की आप बात कर रहे हैं तो एक MNA को 100 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट्री स्कीम के लिए दिया जा रहा है। अगर वही पुरानी धड़ेबंदी वाली सियासत और पैट्रोनेज वाली सियासत और थाना कचहरी वाली सियासत, तो फिर तो ये परसेप्शन वॉर जीतना बड़ा मुश्किल।
ठीक हो गया। अच्छा प्रकाश साहब, अब एक परसेप्शन है, अभी अगेन एक परसेप्शन है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा, और दूसरी साइड पे वो कहते हैं खान साहब बाहर आए तो पाकिस्तान गया। देखें, पहला सवाल भी और ये भी मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ। जब खान साहब मसलसल पहले सड़कों पे थे 2011 के बाद, और इवन धरना भी दिया था, क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस वक्त डूब गया था? यानी 2016-17 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ किया गया, वो कौन सी ऐसी आफत आई हुई थी जिसकी वजह से वो सारा मैनूवरिंग की गई, मैनेज किया गया? आज हम बातें तो सुनते हैं लेकिन उसकी कोई बात नहीं करते। उस वक्त की सूरत आज की सूरत में बड़ा जमीन आसमान का मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब खान साहब बाहर थे ना, तो मुल्क आगे बढ़ रहा था ना, मुल्क ने तरक्की की थी ना, सी पैक भी साइन हुआ था, सी पैक के प्रोजेक्ट्स भी लगे थे। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो आज सर्वे की स्टैटिस्टिक्स आई, मसलन इस सारे टर्मोइल में जिसमें हम कह रहे हैं कि जी खान साहब ने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है, जो भी ताना दिया जाता है, लेकिन मुल्क की इकानमी का साइज 11% बढ़ा है। पिछले साल 338 बिलियन की थी डॉलर्स की, इस अभी 375 बिलियन डॉलर की। ठीक है। दूसरा ज़राअत ने बड़ा एक्सेल किया है, 19 साल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ज़राअत मजबूत। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो 30 प्लस से वापस नीचे आई है, 11% आई है। फूड इन्फ्लेशन स्पेशली 48% से अब 2.2% आई है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाई दे रही हैं इस दौर में, जब खान साहब या उनकी पार्टी, उसमें 9 मई भी हुआ, सारा कुछ हुआ। अब अगली बात यह है कि खान साहब बाहर आ जाएं या खान साहब ना आए, जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, बात यह है कि उनके तो फॉलोअर्स, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं हमारी एक ही प्रायोरिटी है। ठीक है, वो कहते हैं हमारी रेड लाइन एक ही है। रेड लाइन भी खान साहब है, उनकी टॉप प्रायोरिटी भी, वो चाहे अली अमीन खान गंडापुर खान नहीं तो बैरिस्टर गौहर खान। देखे ना, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता किसी के लिए कि फलां नहीं तो, जैसे वो उसने कहा था मैं नहीं तो इस्लाम नहीं, दूसरे ने कहा मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बात यह है कि आगे जिंदगी आगे बढ़ती है। हाँ, जो मुल्क के कानून और आइन के जो तकाजे हैं वो जरूर पूरे होने चाहिए, उनमें तो कोई इसमें दूसरी राय है नहीं। लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग के हवाले से आटा, गंदम वो खरीदी नहीं जा रही, आटा नीचे आया है, इसमें गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स भी हैं ना। पेट्रोल नीचे आया है, किराए उस कॉरेस्पॉन्डिंग में नीचे नहीं आए, गंदम की प्राइस नीचे आई है, कोई खरीदने वाला नहीं है, फार्मर के पास पड़ी है। उस कॉरेस्पॉन्डेंस में बाकायदा लोगों को, तंदूरचियों को गिरफ्तार करना पड़ा। और हैरत की बात है कि एक अदालत रोटी कम करने के खिलाफ स्टे दे रही है कि जी रोटी कम नहीं होनी चाहिए। सबको नजर आ रहा है कि आटा जो 1800 रुपए से 2500 रुपए पे आ गया, लेकिन रोटी कम नहीं करनी है हमने। इसलिए जो गवर्नेंस के, इन्फोर्समेंट के प्रॉब्लम्स हैं, वो जरूर उनको चेक करना चाहिए, जरूर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो प्रॉफिटियर्स है, मुनाफाखोर है, उसके मुंह को खून लग जाता है तो वो खून वो जाने। सही बात, वो चीजें अगर सस्ती भी हो जाए तो मुनाफाखोर मुनाफा नहीं छोड़ता। ये ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। काजी साहब, एक सवाल आपसे कि ये फरमाइएगा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फरीक सानी जिसके साथ 9 मई हुआ हुआ, क्या वो भी माफ करने के लिए तैयार है? छोटी सी ब्रेक को ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए काज़मी साहब के अगर 9 मई का जो वाकया हुआ है, अब उसके अंदर तो बहुत से केसेस हैं और कुछ एविडेंस भी हैं, लोग भी गिरफ्तार हैं, इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी उनको माफी मिल जाएगी? देखिए पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। जो परसेप्शन की यहाँ पे बात हुई कि परसेप्शन क्या है, ये परसेप्शन का इशू नहीं है। इस सारी बहस के अंदर इमरान खान फीचर हो रहे हैं, इस सारी बहस के अंदर मियां साहब फीचर हो रहे हैं। क्या कौन यहाँ पे फीचर नहीं हो रहा? आज इमरान खान साहब क्यों सिस्टम के लिए इतना बड़ा मसला बने हुए? कोई इमरान खान साहब कोई खुदा ना खास्ता कोई 8 हाथ उनके या 15 टांगे तो नहीं है ना। इमरान खान साहब एक सियासी लीडर हैं और वो भी 10 महीने से जेल के अंदर हैं। उनको तो मीडिया तक भी एक्सेस नहीं है, टीवी पे नहीं आ सकते, उनकी तस्वीर कोई नहीं दिखा सकता। इसके बावजूद वो उनकी ट्वीट चल रही है मुसलसल। वो तो जिधर से भी चल रही है, कमाल है वैसे। हाँ, तो मसला क्या है? मसला ये है कि उनके साथ जो अवामी सपोर्ट है,
जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उनके साथ अवामी सपोर्ट होती है। जो भी जेन्युइन हुकूमत हो, चाहे वो मियाँ साहब की हो या किसी और को हो, उसको कोई मसला नहीं होता, कोई आके यहाँ पे धरना करता रहे, जो मर्जी करता रहे। इशू ये है कि ये दौर जो है ना, वो 90 और 80 वाला डेवलपमेंट वाला दौर नहीं है, ये परसेप्शन का दौर नहीं है, ये राइट्स का दौर है। लोग अपने राइट्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं मेरा हक है कि भाई मैं चौधरी साहब पे तनकीद करूं, पराचा साहब पे करूं, काजमी साहब पे करूं। तनकीद करनी चाहिए, गाली नहीं देनी। नहीं, वो तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना, लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं। हम उस फेज से गुजरे हैं जहां पे लोग अपने जमहूरी जो राइट्स हैं। आटा कम हुआ है नहीं हुआ, वैसे सस्ता हुआ ही नहीं हुआ? आटा हुआ होगा सस्ता, सब्जी सस्ती हुई नहीं हुई, मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी सस्ती हुई है, सस्ता हुआ ही नहीं हुआ, कितना सस्ता हुआ है। मतलब अगर ये सारी चीजें हो गई तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं ना, ये इररेलेवेंट हम बहस कर रहे हैं कि हम अवाम के। सर, वो इन्फ्लेशन रेलिवेंट है पाकिस्तान उससे कौन अफेक्टेड होता है इन्फ्लेशन? अब उसके 11% पे आ गई है और ये बड़ी मेजर पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन है, बल्कि ये 1 डिजिट में आ जाएगा। आम आदमी तो फिर आम आदमी को क्यों नहीं परसेप्शन बन पा रही? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आम आदमी कोई लाशऊर है या आम आदमी खुदा ना खास्ता उसको अकल नहीं है, उसको समझ है। वो बात कर रहा है कि भाई जिसको मैंने वोट दिया है तुम उसको हुकूमत नहीं बनाने देते हो, तुम मुझे आटे की बोरी बता रहे हो कि जी मैंने 1500 रुपए सस्ती कर दी, वो मैं ले लूं। आप ऐसे तो उन लोगों के शौर की तौहीन नहीं कर सकते ना। ये वो सदी है जहां पे लोग अपने राइट्स की बात करते हैं। हमने देखा 60s में अमेरिका में बात हुई, सिविल राइट्स की मूवमेंट हुई। आपने 70s में बहुत कुछ देखा, उससे पहले 19th सेंचुरी के आगाज में आपने यूरोप में देखा। अब पाकिस्तान के अंदर भी वो एक चेंज आ रही है। लोग कह रहे हैं अगर जमहूरियत चलानी है, जो हमारे राइट्स हैं वो आप हमें दें। ये नाली बना देना, ये नवाज शरीफ साहब के नाम पे मैं कैंसर अस्पताल बना दूंगी, भाई आपके घर से पैसा आया या आप मियां साहब या इमरान खान साहब या किसी और के नाम पे आप बनवा देंगे। वो कह रहे हैं गंडापुर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लेकर परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए। माशाल्लाह रोज डायलॉग नहीं बोलते, इससे ज्यादा उन्होंने करना क्या है? उनका काम है बाहर आना है, 3-4 डायलॉग बोलने। वो कहते हैं इनकलाब लेके ना वहां लेके आ गए। नहीं, वो तो जी गंडापुर साहब को तो जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि वो 9 मई पे और 8 फरवरी पे कमीशन बनाओ, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखो। गंडापुर ने तो वो नहीं किया। गंडापुर साहब हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं और डायलॉग बाजी कर रहे हैं। सुबह उठ के जाके वो कुंडी साहब के खिलाफ बोल देते हैं, तो गंडापुर साहब इररिलेवेंट है। एक कुंडी सुबह खड़का देते हैं और एक शाम को खड़का देते हैं और उसके बाद बाकी। तो गंडापुर साहब वही कर रहे हैं जो बाकी सारी हुकूमतें कर रही हैं। मैं ओवरऑल हुकूमतों की बात कर रहा हूं कि डायलॉग बाजी नहीं, अवाम के जो राइट्स हैं वो उनको दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, ये हर चीज अगर दुरुस्त है, जैसे कि काजमी साहब ने कहा कि आटा ज़ाहिर सस्ता हो गया, आपने भी फरमाया पेट्रोल सस्ता हो गया, बिजली और गैस बहरहाल महंगी है, वो उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है और रोजगार के अंदर भी इजाफा हो रहा है, फिर स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गई है, डॉलर स्टेबल है और ग्रोथ भी है, तो फिर आम आदमी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो क्यों बिक रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े दिमाग जो हैं वो भी परसेप्शन वॉर उनके ऊपर भी हावी आ गई। यानी कि यहाँ पे कह दिया गया कि तो जमहूरी हक मांग रहे हैं, यानी कि पीटीआई जो है वो तो इलेक्शन बिल्कुल क्लियर कट जीत चुकी थी। देखिए, ये भी परसेप्शन वॉर के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े बड़े कामयाब और सक्सेसफुल हुए हैं। यानी कि वो पार्टी खुद जब पिटीशन फाइल करने जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो वो तो 2 दर्जन से ज्यादा फाइल ही नहीं हो पाते, लेकिन परसेप्शन ये है कि जी वो तो 180 सीटें थी और वो तो जमहूरी हक मांग रहे हैं, वो तो जीते हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वो मकबूलियत और कबूलियत वाला भी एक इशूज के अंदर एग्जिस्ट करता है। और दूसरा ये है कि इनके जितने भी मुखालिफिन हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हों, वो परसेप्शन वॉरफेयर उस तरह नहीं लड़ पा रहे जिस तरह पीटीआई वाले लड़ रहे हैं, और वो कामयाब हो रहे हैं। वो उन्होंने ये तासुर भी दे दिया कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने ये तासुर भी दे दिया है कि वो तो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ये तासुर भी दे दिया है कि इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो तो अपने जमहूरी हक मांग रहे हैं और वो जमहूरी हक हम देंगे उनको। देखिए, वो जो जितना अरसा उन्होंने गुजारा है हुकूमत के अंदर, उन्होंने कौन सी चीज ऐसी की है, कोई एक भी बता दीजिए जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने वाली हो। देखिए, वहां पे तो पूरा मेंटल माइंडसेट जो था वो सिर्फ यही था कि अपनी कुर्सी को किस तरह महफूज से महफूज तरीन रखना है, अपने सारे सियासी हरफीन को, जो सियासी हरीफ हैं, उनको डाकू और चोर किस तरह कहना है, पूरी की पूरी ऑपोजिशन को खत्म किस तरह कर देना है ताकि बाकी की सारी जिंदगी जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पे गुजारी जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि वो तो जमहूरी हक है, उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तो जमहूरी हक मांग रहे हैं अपना।
तो मैं तो वापस उसी पे आता हूं कि जो परसेप्शन की वॉर जीतेगा वो ही इवेंचुअली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लीड करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जी प्राइस साहब, आप फरमाइए, ये जो परसेप्शन की वार है ये वाकई एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट ने फायर वॉल बनाने का फैसला कर लिया, अब उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, लेकिन क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के बाद परसेप्शन को बदला जा सके? एक तो ये जो परसेप्शन वाली बात है ना, यानी परसेप्शन में कितनी बार कहा गया कि आओ पाकिस्तानियों पूरा मुल्क बाहर निकल आओ, कितनी बार पूरा पाकिस्तान बाहर निकला, और कितनी बार जो है वो एक पेशावर से हेलीकॉप्टर चला था स्वाबी तक आया था। यानी क्या पाकिस्तान या पूरा स्वाबी आ गया था? चले सूबा ना कहें आप, बंदे तो फिर भी अमजद खान नियाजी और एक और साहब लेके आए थे, बंदे तो उधर से आए ही नहीं थे। इसलिए ये जो एक अगेन वो परसेप्शन है ना जी कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है खान के साथ। बात मैं और करना चाह रहा हूँ, देखे ना कि लोग, जो बात हुई कि लोग क्यों नहीं नजर नहीं आ रहे, लोगों को नजर आ रहा है, ऐसी क्या बात है लोगों को? वरना तो सारे आ जाते हैं ना, वरना तो जो क्या नवंबर था जहां पर ये असेंबलियां तोड़ने की बात हुई थी, इधर पिंडी में जलसा था, कितने लोग थे? क्या पिंडी पूरा आया हुआ था? इसलिए ये बजाते खुद एक एग्जैजरेशन है कि पता नहीं क्या हो गया, पूरा पाकिस्तान साथ हो रहा है। ठीक है, बनाएं ट्रिब्यूनल, वो करें इन्वेस्टिगेट, ट्रिब्यूनल्स का तो इशू है जी, बनाएं वो करें, वो करें। पत्थर काज़मी साहब और डॉक्टर फरज सलीम साहब, तीनों का शुक्रगुजार हूं मैं। ख्वाजा साहब, आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।